गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरंभ क्लासेस। आई एम सूरज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप करंट अफेयर से रिलेटेड किसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है कि चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। आइए, भारत का चुनाव आयोग 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त करने का निर्णय लिया है। मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना भारत के चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य है। भारत के चुनाव आयोग में प्रमुख व्यक्तियों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नियुक्त करने की परंपरा है, जिनके अनुकरणीय योगदान नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। ओके, तो भारत के चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय प्रतीक नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय स्तर पर एक सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया गया है, जो गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का आजीविका मेला 2023 आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हो गया। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित होने वाला 17 दिन का ये जो मेला है 11 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें भारत के 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 800 महिलाएं देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। यह 11 नवंबर तक चलेगा और मेले में विभिन्न राज्यों के उत्पाद जैसे टसर की साड़ियां, बाघ प्रिंट, गुजरात की पटोला साड़ियां, राजस्थानी प्रिंट, चंदेरी साड़ियां, हिमाचल के ऊनी उत्पाद, हरियाणा के बाजरे व ज्वार के लड्डू, बिस्किट और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वुडन उत्पाद, जम्मू कश्मीर के कई ड्राई फ्रूट्स, हैंडलूम के विभिन्न उत्पाद और प्राकृतिक खाद्य सहित मेले में पूरे भारत की ग्रामीण संस्कृति की विविधता भरे उत्पाद जो है प्रदर्शित किए जाएंगे। सो राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में शुरू हो गया है, जो 11 नवंबर तक चलेगा। यह 17 दिनों का मेला है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह की लगभग 800 महिलाएं जो है इस मेले में हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका सीबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन चक्र चलाया जा रहा है। किस लिए? तो साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए। ओके, आइए जानते हैं इसके बारे में। देश भर में साइबर क्राइम पर सख्ती करते हुए सीबीआई ने 19 अक्टूबर को देशव्यापी अभियान ऑपरेशन चक्र 2 चलाया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 76 जगहों पर जो है छापामारी की है। इस ऑपरेशन के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9 कॉल सेंटर संचालित करने वाले आरोपी विदेशी नागरिकों को जो शिकार बनाते थे, उनके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन चलाया है। इसलिए तो साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए सीबीआई के साथ साथ कई इंटरनेशनल एजेंसियां भी है जो इस ऑपरेशन में सीबीआई का साथ दे रही है। ऑपरेशन चक्र के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पीड़ितों और सेल कंपनियों की पहचान की है। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए सीबीआई जो है अपने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर यह काम कर रही है। इन एजेंसियों में अमेरिका की एफबीआई, साइबर क्राइम निदेशालय, इंटरपोल के आईएफसीएसी, यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी और सिंगापुर की पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल है। तो ऑपरेशन चक्र 2 जो है साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए सीबीआई द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन चक्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि भारत का पहला महिला पुलिस थाना जो केरल के कोकीझोड़ में है, वो अपना 50 साल पूरा कर लिया है। आइए जानते हैं ये खबर चर्चा में क्यों था। तो भारत का पहला महिला पुलिस थाना केरल के कोकीझोड़ में है। 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। खबर में यह भी था कि यह दुनिया का पहला महिला पुलिस थाना भी है। कोझिकोड शहर के एसीपी बिजुराज पी ने कहा कि यह वास्तव में दुनिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन है। जब ऑनलाइन खोज की गई तो पता चला कि इस तरह का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है 1985 में शुरू किया गया था, जबकि कोझिकोड में स्टेशन का उद्घाटन जो है 1973 में ही हो गया था। तो यह निश्चित रूप से एशिया में यह पहला महिला पुलिस थाना है जो अपना 50 साल पूरा कर चुका है। पुलिस स्टेशन का स्वर्ण जयंती समारोह 16 अक्टूबर को शुरू हुआ और शुक्रवार को समाप्त हो चुका।
उत्सव गतिविधियों में महिलाओं और बच्चों के लिए रक्तदान, कैंसर रोगियों के लिए बाल दान और सामाजिक मुद्दों पर ड्रग्स और बाल शिक्षा के खिलाफ जागरूकता अभियान जो है इस कार्यक्रम में, इस स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल है। सो केरल का जो कोकीझोड़ पुलिस स्टेशन है वो भारत का पहला महिला पुलिस थाना है जिसने 50 साल अपना पूरा कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि एक परिग्रहण दिवस है जो जम्मू कश्मीर जो है हर साल 26 अक्टूबर को मनाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में ये क्या है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 1947 में विलय पत्र पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर की याद में 26 अक्टूबर को हर साल सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाता है जिसे परिग्रहण दिवस कहते हैं। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज ने रियासत के भारत में विलय को चिन्हित किया और इस क्षेत्र के भारत में एकीकरण के लिए मंच तैयार किया। जम्मू कश्मीर में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाना यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है जम्मू कश्मीर के लिए। यह वह दिन है जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया जिससे भारतीय संघ के भीतर क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो गया। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय उपमहाद्वीप दो नवगठित राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। इन दो प्रभुत्वों के साथ साथ 580 रियासतें भी थी जिन्होंने पहले सहायक गठबंधनों के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को स्वीकार कर लिया था और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार इन रियासतों को स्वतंत्र रहने और भारत में शामिल होने या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। परिग्रहण की प्रक्रिया में परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर करना शामिल था जिसमें परिग्रहण की शर्तों को रेखांकित किया जा चुका था। सो हर साल जम्मू कश्मीर जो 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के तौर पर परिग्रहण दिवस जो है मनाता है। सो परिग्रहण दिवस किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है तो जम्मू कश्मीर में हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इसके वित्तीय सहायता की बात करें तो जमरानी बांध परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जो है उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए देगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2584 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और मार्च 2028 तक इसके पूरा होने की भी उम्मीद है। जमरानी बांध परियोजना में जमरानी गांव के पास एक बांध का निर्माण शामिल है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर स्थित है। क्या है ये? तो ये जो परियोजना है नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी जो है गोला नदी पर यह स्थित है। जमरानी बांध परियोजना में जमरानी गांव के पास एक बांध का निर्माण शामिल है जो गोला नदी पर स्थित है। इसके सिंचाई व नहर प्रणाली की बात करें तो यह बांध जो है 40.5 किलोमीटर नहर प्रणाली के माध्यम से मौजूदा गोला बैराज को पानी की आपूर्ति करेगा। इसमें 57,065 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए एक बड़े क्षेत्र के सिंचाई का निर्माण करना है और पानी उपलब्ध उससे होगा। इसमें उत्तराखंड में 9,458 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 47,607 हेक्टेयर शामिल है। इस सिंचाई से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले और उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले जो है शामिल है जो इस बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बारे में और विस्तृत रूप से बात करें तो नहर सुधार की जहां तक बात आती है तो 2 नए फीडर नहरों के निर्माण के अलावा परियोजना जो है 207 किलोमीटर मौजूदा नहरों का नवीकरण भी करेगी और 278 किलोमीटर ठोस क्षेत्र में एक चैनल स्थापित करेगी। इसके माध्यम से जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो जमरानी बांध परियोजना का जो लक्ष्य है 14 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न करना है जो ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों में भी योगदान देगा। पीने के पानी को सप्लाई करना है और यह परियोजना हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों को 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी जो है उपलब्ध कराएगी और इससे उत्तराखंड क्षेत्र के लगभग 10.65 लाख लोगों को भी इससे फायदा होगा। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को इस परियोजना से सिंचाई लाभों का भी आनंद मिलेगा, पेयजल का आनंद मिलेगा और बिजली उत्पादन के लाभों से विशेष रूप से उत्तराखंड को बेहतर लाभ मिलेगा। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है जिसके तहत उत्तराखंड को 1557 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। अगला खबर है चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा भूतकण डिटेक्टर ट्राइडेंट बना रहा है। क्या है ये? आइए जानते हैं इसके बारे में। चीन जो है पश्चिम प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण करके एक अभूतपूर्व प्रयास शुरू कर रहा है। इस विशाल सुविधा का प्राथमिक मिशन जो है भूतकण या न्यूट्रिनो नामक मायावी कणों का पता लगाना है। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम के परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जो है तैयार होगा। न्यूट्रिनो क्या है तो यही जानते हैं इसके बारे में। यह एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूट्रॉन की तरह इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। वे हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से है। किसी भी सेकंड में खरबों न्यूट्रिनो की गुजरने के साथ वे भी सबसे छोटे कणों में से एक है। न्यूट्रिनो को लंबे समय तक द्रव्यमानहीन माना जाता था जब तक कि वैज्ञानिकों को इस बात का सबूत नहीं मिला कि उनका द्रव्यमान बहुत छोटा है। न्यूट्रिनो डिटेक्शन के दौर में वर्तमान में सबसे व्यापक न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जो है मेडिसन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में आइस क्यूब है जो अंटार्कटिक की गहराई में स्थित है। इसमें 1 घन किलोमीटर बर्फ में फैले सेंसर जो है शामिल है।
चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा भूतकण डिटेक्टर ट्राइडेंट लॉन्च कर रहा है। अगला खबर है आपका कि केरल सरकार जो है 237 करोड़ की ग्राफीन उत्पादन सुविधा स्थापित करेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 237 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ एक ग्राफीन उत्पादन सुविधा की स्थापना करने की घोषणा की है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर काम करेगी। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु मोटी परत है। यह ग्रेफाइट का निर्माण खंड है जिसका उपयोग अन्य चीजों के अलावा पेंसिल टिप में किया जाता है, लेकिन ग्राफीन अपने आप में एक उल्लेखनीय पदार्थ है, कई आश्चर्यजनक गुणों के साथ, जो इस बार आश्चर्यजनक सामग्री का खिताब दिलाते हैं ग्राफीन को। इसके गुणों की बात करें तो ग्राफीन एक परमाणु मोटाई वाला मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे पतला पदार्थ है और विश्वसनीय रूप से मजबूत भी है। स्टील से लगभग 200 गुना यह मजबूत होता है। इसके अलावा ग्राफीन जो है गर्मी और बिजली का एक उत्कृष्ट संवाहक है और इसमें दिलचस्प प्रकाश अवशोषण क्षमताएं भी है। यह वास्तव में एक ऐसी सामग्री है जो दुनिया को बदल सकती है, जिसमें लगभग किसी भी उद्योग में एकीकरण की असीमित क्षमता है। सो केरल सरकार जो है 237 करोड़ रुपए की लागत से ग्राफीन उत्पादन सुविधा जो है स्थापित करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, केरल गवर्नमेंट के केरल करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। सो केरल सरकार द्वारा 237 करोड़ की ग्राफीन उत्पादन सुविधा जो है स्थापित करेगी। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि अमोल मजूमदार ने भारतीय क्रिकेट महिला टीम के मुख्य कोच का पदभार संभाला है। यह हाल ही में एक बीसीसीआई ने घोषणा की है। इससे पहले भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच के तौर पर रमेश पवार थे, जिनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। मुंबई के पूर्व बल्लेबाज अमोल मजूमदार को भारत की महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह निर्णय जो बीसीसीआई की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा लिया गया। मजूमदार को यह भूमिका निभाने के लिए उनकी सर्वसम्मत सिफारिश का एक क्रिकेट प्रेमियों और खेल समुदाय ने समान रूप से स्वागत किया। मुख्य कोच का पद जो है दिसंबर 2022 से ही खाली था, जब बीसीसीआई के पुनर्गठन मॉड्यूल के हिस्से के रूप में रमेश पवार को अचानक उनके पद से हटाने से यह पद खाली हो गया था। सो मुंबई के पूर्व बल्लेबाज अमोल मजूमदार को भारत की महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि आईएसबी के प्रोफेसर सारंग देव को डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। यह सारंग देव जी की तस्वीर। प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति विशेषकर भारत में तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में उनकी असाधारण विशेषज्ञता और योगदान को दर्शाती है। प्रोफेसर सारंग देव, जो वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में संकाय और अनुसंधान के उप डीन और मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। सो आईएसबी इंडियन स्कूल बिजनेस के प्रोफेसर सारंग देव को डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। आइए बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के स्टैक टीबी मिशन क्या है। तो टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह स्टैक टीबी तपेदिक महामारी को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देने के मिशन के साथ यह काम करता है। स्टैक टीबी डब्ल्यूएचओ को अमूल्य वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी जिम्मेदारियों में तपेदिक कार्य से संबंधित डब्ल्यूएचओ के रणनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करना, टीबी से संबंधित मुख्य कार्यों से जुड़ी प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा करना और रोकथाम और देखभाल के लिए प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर सलाह देना जो है शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य यही है कि टीबी से संबंधित मुख्य कार्यों से जुड़ी प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा करना, उसके रोकथाम और देखभाल के लिए प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर सलाह देना शामिल है। सो आईएसबी के प्रोफेसर सारंग देव को डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कलोल में नैनो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट तरल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के कलोल परिसर में किया गया है। इफ्को ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उत्पादन में भारत को विश्व में पहले स्थान पर पहुंचाया है। इफ्को की कलोल इकाई ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो डीएपी की लगभग 42 लाख बोतल का उत्पादन करेगी, जिससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों को उत्पादन से समझौता किए बिना प्राकृतिक खेती अपनाने में जो है मदद करेगा। कलोल, फूलपुर और अंबाला में 3 फैक्ट्री चालू हो चुकी है और अब तक 8 करोड़ बोतल बाजार में आ गई है और आने वाले दिनों में 18 करोड़ बोतल जो है तक इसका विस्तार होने वाला है। उन्होंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी से पौधे के पोषण के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और यह किफायती एवं पोषक तत्वों से युक्त है। इसमें खर्च में भी लगभग 8 से 20% की भी बचत होगी। सो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर निधन से है कि पहले ब्लैक एक्शन हीरो जिनका नाम रिचर्ड राउंट्री था,
उनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड राउंट्री, जिन्हें सॉफ्ट में शीर्षक चरित्र के प्रतिष्ठित चित्रण के लिए शुरुआती ब्लैक एक्शन नायकों में से एक के रूप में जाना जाता है, उनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिचर्ड राउंट्री जो है प्रतिष्ठित अभिनेता थे, जिन्होंने सॉफ्ट में शीर्ष भूमिका के अपने अभूतपूर्व चित्रण के साथ फिल्मों में अफ्रीकी अमेरिकी मर्दानगी को फिर से परिभाषित किया, और उनके बाद राउंट्री ने अपनी फिल्म भूमिकाओं में विविध विकल्प चुने, जैसे कि अर्थक्वेक 1974 में रिलीज हुई थी, मैन फ्राइडे 1975 में, इंचोन 1981 में और सिटी हिट 1984 में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है एक अभिनेता के तौर पर। पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, चिप्स की एक कंपनी है लेज, उसने है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। लेज ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, जो एक अभियान नो लेज नो गेम का अभिनय कर रहे हैं। लेज भारतीय दर्शकों के लिए नो लेज नो गेम अभियान पेश करने के लिए तैयार है, जिसे खेल टूर्नामेंटों के साथ अपने जुड़ाव के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसा इसे मिला है। धोनी की सार्वभौमिक अपील का उपयोग करते हुए अभियान सच्चाई पर जोर देता है। लेज के बिना मैच सच्चे प्रशंसकों के लिए अकल्पनीय है। लेज ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है कि नियुक्त किया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि बिम्स्टेक के अगले महासचिव होंगे इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को जो है बिम्स्टेक के अगले महासचिव के तौर पर चुना गया। पहली बार किसी भारतीय को बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में जिम्मेदारी बनी है। इस वजह से भी यह खबर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार 7 देशों के ग्रुप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के महासचिव का पद किसी भारतीय अधिकारी को मिला है। राजनयिक इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के अगले महासचिव होंगे। मालूम हो कि बिम्स्टेक में जो 7 देश शामिल है वो है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये सभी देश जो है बिम्स्टेक में शामिल है, और बिम्स्टेक के अगले महासचिव होंगे इंद्रमणि पांडे। अगला इंपॉर्टेंट खबर है वर्ल्ड कप क्रिकेट से कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि हासिल की है। मैक्सवेल ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित टूर्नामेंट के 24वें मैच में नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए केवल 40 गेंदों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी में शुमार हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। चलिए इस लिस्ट की बात करते हैं कि सबसे तेज शतक में टॉप 10 लिस्ट में कौन आता है। तो सबसे टॉप में ग्लेन मैक्सवेल होगा, जिन्होंने 106 रनों की पारी खेली और नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में जो है शतक लगाया है। वही बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन है इस सूची में, तो एडन मार्काराम जो है, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों में शतक लगाया था। वही आयरलैंड के खिलाड़ी हैं केविन ओब्रायन, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 गेंदों में शतक लगाया था। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन, तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। भारत की उन्नति हुडा ने अबू धाबी मास्टर्स का खिताब जीत लिया। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में एक रोमांचक मुकाबले में युवा भारतीय बैडमिंटन प्रतिभा उन्नति हुडा महिला एकल स्पर्धा में चैंपियन बनकर उभरी है। यह उल्लेखनीय जीत उनके दूसरे BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब का एक प्रतीक है। उन्नति हुडा की इस महत्वपूर्ण जीत की यात्रा जो है काफी उल्लेखनीय रही है। पिछले साल उन्होंने ओडिशा ओपन में BWF टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय बनकर इतिहास रचा था, जहां उन्होंने इस बार क्वार्टर फाइनल में सामिया इमाद फारूकी को भी हराया था। उन्नति हुड्डा द्वारा अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया गया। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि एनसीईआरटी ने आने वाली किताबों में इंडिया का नाम जो बदलकर है भारत कर दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने देश भर की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी दे दी है। सबसे चर्चित प्रस्तावों में से एक है ये। पाठ्य पुस्तकों में इंडिया नाम की जगह भारत किया जाएगा। इस बदलाव से देश के पारंपरिक व स्वदेशी नाम को प्रतिबिंबित करने की भी उम्मीद है। इस सिफारिश के पीछे का विचार देश की समृद्ध विरासत को स्वीकार करते हुए भारत नाम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देना है। इस समिति ने पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास से शास्त्रीय इतिहास की ओर बदलाव का भी सुझाव दिया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य भारत के ऐतिहासिक विकास की अधिक सूक्ष्म और व्यापक समझ प्रदान करना है। इसमें भारत के इतिहास के विशिष्ट कालखंडों या पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है, जो देश के अतीत की गहन खोज की पेशकश करते हैं। एनसीईआरटी ने आने वाली किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में संजय कुमार जैन को चुना गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि भारतीय रेलवे खान पान व पर्यटन निगम ने के 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। जनवरी 2021 में महेंद्र प्रताप माल की सेवानिवृत्ति के बाद से आईआरसीटीसी में सीएमडी का पद जो है खाली था और उनके जगह पर संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। सीएमडी की भूमिका में पदोन्नत होने से पहले संजय कुमार जैन उत्तर रेलवे में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के रूप में कार्य किया हुआ है। भारतीय रेलवे के भीतर उनके विविध अनुभवों ने उन्हें संगठन के कामकाज के मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति दी है। आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में किन्हें चुना गया है, तो संजय कुमार जैन को।
अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया। आइए जानते हैं इनके बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रमशः अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक और विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। बाइडेन ने मंगलवार को 9 लोगों को इस सम्मान से प्रतिष्ठित किया है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए व्हाइट हाउस नेशनल मेडल उन अग्रणी अमेरिकी इनोवेटर्स को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता, जीवन की गुणवत्ता और तकनीकी कार्यबल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। सो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों में अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को जो है प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। आइए इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुब्रा सुरेश जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन की पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुब्रा सुरेश ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एक बड़े पैमाने पर प्रोफेसर हैं। सुरेश को इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान और विशेष रूप से सामग्री विज्ञान के अध्ययन और अन्य विषयों में इनके अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस पदक से सम्मानित किया गया है। बात करें अशोक गाडगिल के बारे में तो बर्कले इंजीनियरिंग के अनुसार सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमेरिटस गाडगिल को दुनिया भर में समुदायों को जीवन निर्वाह संसाधन प्रदान करने के लिए जो मान्यता दी गई थी उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उनकी नवीन सस्ती प्रौद्योगिकी पीने के पानी से लेकर ईंधन कुशल कुक स्टेप तक की गहन जरूरतों को पूरा करने में इनका जो खोज है मदद करता है। सो 2 लोग हो गए, डॉक्टर सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल। उनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। भारतीय कपड़ा क्षेत्र उद्योग निकायों के साथ साझेदारी में 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला भारत टेक्स 2024 आयोजित करने जा रहा है। भारत टेक्स 2024 भारत के समग्र 5F दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसमें फॉर्म से लेकर फाइबर से लेकर फैक्ट्री तक, फैशन से लेकर विदेशी तक शामिल है। भारत टेक्स 2024 एक्सपो की कल्पना प्रदर्शनी क्षेत्र के मामले में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा मेले के रूप में की गई है। यह कपड़ा उत्पादन के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की क्षमताओं को एक ही छत के नीचे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम नए उद्घाटन किए गए भारत मंडपम और यशोभूमि परिसरों में आयोजित किया जाएगा जो स्वयं भारत के कपड़ा बुनियादी ढांचों में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो भारत टेक्स 2024 की मेजबानी नई दिल्ली में की जाएगी जो दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा का आयोजन किया जाना है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि श्रीलंका ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है। आइए इस खबर पर प्रकाश डालते हैं। श्रीलंका ने अपने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास में भारत सहित 7 देशों के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क माफ करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना और देश को हाल ही की आर्थिक चुनौतियों से उभरने में मदद करना है। यह निर्णय क्यों लिया गया तो पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका मंत्रिमंडल ने चीन, भारत, रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान से आने वाले यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने के लिए एक पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया है। जो यह एक नीति है जो 31 मार्च 2024 तक जो है प्रभावी रहेगी। सो श्रीलंका ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आप इन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। यह एक इंपॉर्टेंट खबर है। तो हमने बताया कि WHO ने अपने टीबी सलाहकार के रूप में सारंग देव जी को नियुक्त किया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि हाल ही में लेस ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन अभी चल रहा है। इसी दौरान लेस ने जो है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी कर रहा है। ये किस शहर में किया जाएगा तो ये 26 फरवरी से 29 फरवरी के बीच जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसको IRCTC के CMD के पद के रूप में CMD के पद पर नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को IRCTC के CMD के पद पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि भारत सहित 6 कंट्री के लोगों के लिए जो है मुफ्त वीजा की घोषणा की है। तो यह किया है श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विश्व कप क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया। तो यह अभी हमने डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल ने जो है 40 गेंदों पर शतक लगाया है नीदरलैंड के अगेंस्ट। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में चुना गया। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जी को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में चुना गया है।
तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप इन्हें पढ़े और अपनी तैयारी में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।